हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चले जी आप लोगों के। हाँ जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। तो आज हम एक नया स्टैंडर्ड शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज AS4 कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अब जितना ही बड़ा नाम है उतना ही छोटा स्टैंडर्ड है, लेकिन सर ये स्टैंडर्ड आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता ही जाता है, और प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो ये स्टैंडर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। AS4 और उसके बाद हम इमीडिएटली कर लेंगे AS29। ये दोनों स्टैंडर्ड आपस में काफ़ी हद तक रिलेटेड है। जैसे AS4 के अंदर आप कुछ AS29 की बातें भी सीख लोगे, और फिर AS29 को हम बाद में पढ़ के उस बातों को और ज़्यादा क्लैरिटी से समझ पाएंगे। AS4 है हमारा कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, एंड AS29 है हमारे पास प्रोविजन, कंटिजेंट एसेट्स एंड कंटिजेंट लाइबिलिटीज। तो AS4 और 29 काफी हद तक रिलेटेड होते हैं। जैसे AS4 में आप कई बार सीखोगे, कई बार टर्म यूज करोगे कि इस केस में प्रोविजन बना लेना चाहिए, इस केस में कंटिजेंट लाइबिलिटी बनेगी। अब कंफ्यूजन आती है, सब प्रोविजन और कंटिजेंट लाइबिलिटी ये होती क्या है, वो AS29 में पढ़ेंगे। तो AS4 के बाद इमीडिएटली मैं आपको AS29 करा दूंगा। AS4 थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन 29 तो सर बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले AS4। पहले AS4 को पूरा पैकअप कर लेंगे विद क्वेश्चंस, फिर उसके बाद AS29 पे आएंगे। छोटा सा स्टैंडर्ड है वो, उसमें हार्डली मेरे को 1 घंटा लगेगा, क्वेश्चंस के साथ वो हमारा कंप्लीट वो भी हो जाएगा। और इसी के बाद AS4 और 29 के बाद AS5 भी मैं आपको करा दूंगा। AS4 29 5 ये तीनों एक ही बंच में बनते हैं स्टैंडर्ड। भाई AS4 के बाद 29 कर लिया, इमीडिएटली मैं आपको AS5 करा दूंगा। और AS5 में कई सारी बातें AS1 वाली भी यूज होती हैं जो आपने पहले पढ़ रखी हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत थियोरेटिकल स्टैंडर्ड्स हैं, छोटे छोटे स्टैंडर्ड है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। चारों स्टैंडर्ड काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है जी, तो आइए हेडिंग डालिए AS4, नाम लिखिए इसका। अच्छा, AS4 इसको ना रिवाइज्ड बोलना, रिवाइज्ड। बताऊंगा कि इसमें रिवाइज्ड वर्ड क्यों लिखा गया। कुछ ना कुछ इसके अंदर रिवीजन आई होंगी, चेंजेस आए होंगे, इस वजह से रिवाइज वर्ड लिखा। आपने सुना भी होगा शायद कि एक प्रपोज्ड डिविडेंड के अंदर अमेंडमेंट है, एक प्रपोज्ड डिविडेंड के अंदर अमेंडमेंट है। पहले क्या होता था, पहले जैसे ही कंपनी के केस में जैसे ही डायरेक्टर्स डिविडेंड को प्रपोज करते थे, रिकमेंड करते थे, कंपनी अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेती थी। लेकिन अब AS4 को अमेंड करने के बाद प्रपोज डिविडेंड का कंसेप्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि डिविडेंड सर PNL अकाउंट से तभी डेबिट होगा, PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट से तभी डेबिट होगा जब जिस साल आपने उसको क्या करा है जी, डिक्लेयर किया है, जब शेयर होल्डर्स ने डिक्लेयर किया है तभी आपकी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज होगी। प्रपोज डिविडेंड का कोई कंसेप्ट नहीं होता। बताऊंगा सर ये क्यों हटा और किस वजह से हटा। तो लिखिए AS4 कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स occurring after the balance sheet date, contingencies and events occurring after the balance sheet date। contingencies probabilities और इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, मतलब बैलेंस शीट डेट होने के बाद, भाई बैलेंस शीट बनने के बाद अगर कोई इवेंट अकर हो जाता है बिफोर अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, तो उसको किस तरीके से एडजस्ट हम करके चलेंगे कि सर कोई कंटिजेंसी हो, कोई प्रोबेबिलिटी हो, कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी हो, या कोई ऐसा इवेंट अकर हो जाए जो बैलेंस शीट डेट के बाद तो है, लेकिन सर उसकी हो सकता है एडजस्टमेंट करनी पड़ जाए हमें लास्ट पीरियड में, तो वो किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसे एडजस्ट करके चलेंगे। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, the objective of this standard is to prescribe। देखो है तो थियोरेटिकल स्टैंडर्ड, है तो ये थियोरेटिकल स्टैंडर्ड, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा इंटरेस्ट लेके क्रिएट करना, थ्योरी समझ के पढ़ोगे तो बोरिंग लगेगा, थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करना। देखो स्टैंडर्ड कुछ मोस्टली स्टैंडर्ड्स, कुछ तो नहीं कह सकता मैं, मोस्टली स्टैंडर्ड थ्योरेटिकल होते हैं, कुछ ही स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल होते हैं। तो सर स्टैंडर्ड थ्योरेटिकल है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बस ये है कि आप लोगों के लिए सर इंपॉर्टेंट बहुत है, जो आप कोर्स कर रहे हो सर, आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को जाके प्रैक्टिकली आपको ये स्टैंडर्ड अप्लाई करने हैं, तो यू हैव टू क्रिएट इंटरेस्ट इन दैट। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं क्रिएट करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो स्टैंडर्ड में सर इंटरेस्ट बनाओ,
स्टैंडर्ड को थ्योरी समझ के पढ़ोगे कभी नहीं समझ में आएंगे, बेकार लगेंगे, बोरिंग लगेंगे, एग्जाम में भी क्लियर नहीं कर पाओगे स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन में। लेकिन सर उसको इंटरेस्ट क्रिएट करके करोगे, ये सोचो कि मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखने को मिल रहा है, अपने आप इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो प्लीज क्रिएट इंटरेस्ट इन द स्टैंडर्ड्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग of contingencies and the events which takes place after the balance sheet date but before approval of balance sheet by board of directors the accounting standard deals with first is your contingencies and second is your events occurring after the balance sheet date। वो क्या कह रहा है कि सर इस स्टैंडर्ड में हमें दो बातें सीखनी है। पहली चीज कंटिंजेंसी, दूसरी चीज इवेंट्स। वो कंटिंजेंसीज और इवेंट्स जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद अकर हो रहे हैं बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भाई आप लोगों को पता है कि 31 मार्च को हमारे अकाउंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, हमारी बैलेंस शीट तैयार हो जाती है, लेकिन वो बैलेंस शीट अप्रूव कब होती है उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ टाइम लेते हैं। भाई अकाउंटेंट का काम क्या होता है? अकाउंटेंट का काम होता है कि साल खत्म हुआ उसके बाद वो अपनी बैलेंस शीट तैयार करता है, लेकिन वो बैलेंस शीट पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब साइन करेंगे? उस बैलेंस शीट पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब साइन करेंगे? सर जब वो अप्रूव होंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है जब वो अपने अकाउंट्स अप्रूव करते हैं, उसके बाद ऑडिट होता है। उसके बाद क्या होता है? ऑडिट होता है। तो एक पूरा प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, 31 मार्च 2020 लेटर से। उसके बाद अकाउंटेंट ने अकाउंट्स तैयार कराने में भी 2-4 दिन लग जाते हैं, तो अकाउंटेंट ने 5 अप्रैल को अकाउंट्स तैयार करके दे दिए, बैलेंस शीट अपनी बनाकर दे दी। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अपनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेंगे। मान लो उन्होंने मई के मंथ में बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करी और उन्होंने अपनी तरफ से अकाउंट्स को अप्रूव कर दिया, साइन कर दिए। उसके बाद ऑडिटर आएगा, फिर ऑडिट होगा। ऑडिटर ने 1 महीना लगा के ऑडिट कंडक्ट किया और जून में जाकर क्या हुआ सर? ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट वगैरह दे दी, बैलेंस शीट को ऑडिटर ने भी अप्रूव कर दिया विद हिज ऑडिट रिपोर्ट। और जुलाई में जाकर कहीं क्या करा सर? कंपनी ने अपनी एजीएम वगैरह करा ली। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है क्योंकि एजीएम में सर अप्रूव्ड एंड ऑडिटेड अकाउंट्स वो शेयर होल्डर के सामने रखने पड़ते हैं अलोंग विद द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है जी, आगे लिखो। दिस स्टैंडर्ड does not deals with contingencies oblique provision which are shown as liability in the balance sheet
देखो क्या कह रहा है ये पॉइंट, ये कह रहा है कि इस स्टैंडर्ड में वो कंटिंजेंसी और वो प्रोविजन कवर नहीं है जिसको हम बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी दिखाते हैं। भाई आपने देखा है प्रोविजन को बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी दिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर लीगल डैमेजेस, ये सब क्या है, ये सब हमारी लायबिलिटी बन चुकी है, ये सब हमारी क्या है, लायबिलिटी बन चुकी है, तभी तो आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखा रहे हो। लेकिन एएस 4 में लिखा है कि इस स्टैंडर्ड में वो प्रोविजंस कवर्ड नहीं है जिसको आप लायबिलिटी दिखाओगे। यहां पर तो वो कंटिंजेंसी इवेंट्स कवर्ड हैं जो बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहे हैं, अकाउंट्स अप्रूव होने से पहले, लेकिन वो कंटिंजेंसी, वो प्रोविजन जिसको आप बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी दिखाओगे वो स्टैंडर्ड में कवर नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, दैट इज एएस 29। तो लिखो एज इट इज कवर्ड बाय एएस 29 provision contingent liabilities and contingent assets। क्योंकि सर उन लाइबिलिटीज के लिए तो हमारे पास अलग से स्टैंडर्ड है एएस 29 की। प्रोविजन कब बनाया जाएगा, क्या होता है प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी कब होती है, कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रोविजन कब बनती है, ये सब चीजें हमें एएस 29 में कवर करके चलनी है, जो कि इमीडिएटली मैं आपको एएस 4 के बाद करवा दूंगा। आगे लिखो। तो हमें दो चीजें यहां पर देखनी है, पहली देखनी है कंटिंजेंसी और दूसरे देखने हैं इवेंट्स विच अकर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स। तो सबसे पहला लिखो इसके अंदर थर्ड कंटिंजेंसीज के बारे में लिखते हैं, पहले कंटिंजेंसीज को कवर करते हैं। कंटिंजेंसीज लिखिए जी। कंटिंजेंसी रेफर्स टू existing condition or situation, existing condition or situation, result of which मतलब contingency, result of that contingency is not known on the balance sheet date, not known on the balance sheet date, result of which मतलब contingency again, result of that contingency would be known only on happening or non happening, happening or non happening of certain events in future, result may be either gain or loss, result may be either gain or loss। कंटिंजेंसी सिखा रहा हूं मैं अभी आपको, क्या सिखा रहा हूं, कंटिंजेंसी। अभी ये मत बोलना कि सर हम कंटिंजेंट लायबिलिटी या कंटिंजेंट एसेट सीख रहे हैं, नहीं, कंटिंजेंसी सीख रहे हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी और एसेट तो बाद में बनेगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी और एसेट वो डिपेंडेंट है कंटिंजेंसी पे, पहले ये तो पता हो जाए कि सर कंटिंजेंसी है या नहीं, उसके बाद ही तो आइडेंटिफाई करोगे कि सर कंटिंजेंट लायबिलिटी बनाऊं या एसेट बनाऊं, वो बात की बात है। तो पहले सीखना है क्या, कंटिंजेंसी क्या है। आगे लिखो एग्जांपल, कंटिंजेंसी लॉस सच एज collectability, such as
कलेक्टिबिलिटी ऑफ रिकवरेबल या डेटर्स भी बोल सकते हो, कलेक्टिबिलिटी ऑफ रिकवरेबल ऑब्लिक डेटर्स, लिटिगेशन, क्लेम्स एंड असेसमेंट ऑफ रिकवरी ऑफ एसेट्स, रिकवरी ऑफ एसेट्स। ठीक है जी। बताइए जी, अब आते हैं इस डेफिनेशन पे, ध्यान से। क्या कहता है वो कहता है कंटिंजेंसी का मतलब क्या है? कंटिंजेंसी रेफर्स टू एग्जिस्टिंग कंडीशन और सिचुएशन। वर्ड हाईलाइट करना, एग्जिस्टिंग। कंटिंजेंसी रेफर्स टू एग्जिस्टिंग कंडीशन और सिचुएशन रिजल्ट ऑफ विच इज नॉट नोन ऑन द बैलेंस शीट डेट, बट जिसके रिजल्ट के बारे में आपको बैलेंस शीट डेट पे नहीं पता, रिजल्ट ऑफ विच वुड बी नोन ओनली ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स इन फ्यूचर, बट जिसका रिजल्ट आपको किसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसका रिजल्ट किसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर क्या है सर? डिपेंडेंट है। रिजल्ट में भी आइदर गेन और लॉस। क्या कहता है वो? दोबारा देखो, वो कह रहे कंटिंजेंसी का मतलब क्या हुआ? वो सिचुएशन जो कि एग्जिस्टिंग है। यहां पर एग्जिस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि दैट सिचुएशन इज एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट। भाई बैलेंस शीट डेट के ऊपर वो सिचुएशन एग्जिस्ट होनी चाहिए। भाई जिस दिन आप बैलेंस शीट डेट बना रहे हो, जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन पर वो सिचुएशन प्रेजेंट होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे आपके डेटर्स, आपको लगता है कि भाई ये डेटर्स इंसॉल्वेंट होने वाले हैं, आपके डेटर आपको लगता है कि पैसे मरने वाले हैं, आपको डेटर से लेटर से 1 लाख रुपए लेने हैं और आपको लगता है पैसे मरने वाले हैं। मुझे बताओ, पैसे मरने वाले हैं, ठीक है, वो बैलेंस शीट डेट पर कैसे प्रेजेंट होगी सिचुएशन? भाई अगर मान लो डेटर ही इंसॉल्वेंट हो गया, लेटर से डेटर इंसॉल्वेंट हो गया फेब के महीने में, डेटर इंसॉल्वेंट हो गया कब? फरवरी के महीने में, तो मुझे बताओ क्या 31 मार्च को रिस्क है या नहीं पैसे डूबने का? क्या 31 मार्च को रिस्क है या नहीं पैसे डूबने का? यस सर। क्यों? क्योंकि सर बैलेंस शीट डेट पर सिचुएशन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है सिचुएशन? कि सर डेटर है बिकम इंसॉल्वेंट, लेकिन अभी आपको डेटर ने पैसे देने से मना नहीं किया, अभी आपको डेटर ने पैसे देने से मना नहीं किया, क्योंकि अगर डेटर आपको पैसे देने से मना कर देगा तो आपका फुल फ्लेज लॉस हो गया। उसको मैं कंटिंजेंसी तो बोल ही नहीं सकता, वो तो लॉस ही होगा एक्चुअल में। मैं क्या कह रहा हूं आपको, वो तो बैड डेट्स ही हो गए ना। मैं ये कह रहा हूं कि आपको खबर मिली है कि फरवरी के महीने में आपका एक डेटर था एक्स, वो इंसॉल्वेंट हो गया जिससे आपको 1 लाख रुपए लेने थे। तो मुझे बताओ क्या 31 मार्च को सिचुएशन प्रेजेंट है या नहीं पैसे डूबने की? आंसर इज यस। दैट इज नोन एज सिचुएशन इज एग्जिस्टिंग, कंडीशन इज एग्जिस्टिंग। आगे देखो, रिजल्ट ऑफ विच इज नॉट नोन ऑन द बैलेंस शीट डेट। भैया आपको बैलेंस शीट डेट पर यह नहीं पता अभी कि पैसा एक्चुअली में डूबेगा या नहीं। भाई हो सकता है एक्स आपको पैसे दे जाए, वो कह रहा है मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं लेकिन आपके पैसे चुका दूंगा, आपके पैसे चुका दूंगा। आपको नहीं पता ना कि होगा क्या या नहीं होगा। रिजल्ट ऑफ विच वुड बी नोन ओनली ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन फ्यूचर इवेंट। भाई रिजल्ट डिपेंडेंट है कि कोर्ट क्या डिक्लेयर करता है या वो डेटर आपको क्या बोलता है। भाई या तो डेटर आपको ये बोलेगा कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, बात हल खत्म, या डेटर आपको क्या बोलेगा? डेटर आपको ये बोलेगा कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, टंडन गोपाल, अब मैं कुछ नहीं दे सकता, या कोर्ट ही ऑर्डर कर देगा इंसॉल्वेंसी का, भाई इससे आपको 50% मिलेंगे, 40% मिलेंगे, 30% मिलेंगे वगैरह वगैरह। तो रिजल्ट आपको नोन तो नहीं है ना बैलेंस शीट डेट पे, वो डिपेंड करता है ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। रिजल्ट में भी आइदर गेन और लॉस। भाई नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। नुकसान का तो मैंने केस बताई दिया, या पैसा डूब जाएगा तो नुकसान है। फायदा कैसे हो सकता है? फायदा ऐसे हो सकता है, आपने किसी के ऊपर केस कर रखा है, आपने किसी के ऊपर केस कर रखा है, बैलेंस शीट डेट पे वो केस तो चल रहा है, बैलेंस शीट डेट पे वो केस तो चल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि सर आप जीत जाओगे। आप किस चीज की उम्मीद रख रहे हो? आपको लग रहा है कि भाई आप जीत जाओगे, आपको पैसा मिलेगा, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं पता, तो दैट इज नोन एज कंटिंजेंट गेन।
दैट इज नोन एज कंटिंजेंट गेन। तो हमने सीखा कंटिंजेंसी क्या है। कंटिंजेंसी वो चीज है जिसकी सिचुएशन बैलेंस शीट डेट पे प्रेजेंट तो है, रिजल्ट नहीं पता, और रिजल्ट डिपेंड करता है ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन फ्यूचर इवेंट, एंड रिजल्ट कैन बी आइदर गेन और लॉस। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? एक और एग्जांपल, आप एक कंपनी हो, आपके ऊपर लेबर यूनियन ने वेजेस को बढ़वाने का केस डाल रखा है। आपके ऊपर लेबर यूनियन ने वेजेस को बढ़वाने का केस डाल रखा है। अब क्या हुआ, 31 मार्च को केस चल रहा है, पेंडिंग है, केस चल रहा है। मुझे बताओ, क्या 31 मार्च को बैलेंस शीट डेट पे सिचुएशन प्रेजेंट है? यस सर, केस चल रहा है, तो यानी कि सिचुएशन इज एग्जिस्टिंग। क्या आपको रिजल्ट पता है? भाई रिजल्ट क्या हो सकता है भाई, या तो आपको वर्कर को वेजेस पे करनी पड़ेगी या नहीं पे करनी पड़ेगी, तो रिजल्ट तो नहीं पता। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कोर्ट के ऑर्डर पे, और रिजल्ट कैन बी आइदर गेन और लॉस। गेन तो खैर नहीं होगा इस केस में, लॉस ही होगा, या तो लॉस होगा या नहीं होगा। समझ में आया? तो कंटिंजेंसी का मतलब क्या हुआ कि सर सिचुएशन प्रेजेंट होनी चाहिए, रिजल्ट नहीं पता हो, एंड रिजल्ट डिपेंड करता है ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, और रिजल्ट कैन बी आइदर गेन और लॉस। दैट इज नोन एज कंटिंजेंसी। क्लियर पॉइंट? तो इसके एग्जांपल दे रखा है, जैसे कलेक्टेबिलिटी ऑफ रिकवरेबल और डेटर्स, रिकवरेबल मतलब रिसीवेबल्स वगैरह, लिटिगेशंस मतलब केसेस चल रहे हैं, क्लेम्स डाल रखे हैं किसी ने आपके ऊपर, असेसमेंट ऑफ रिकवरी ऑफ एसेट्स, भैया आपने एसेट्स की रिकवरी के ऊपर कोई केस वेस डाल रखा है। ठीक है जी, एग्जांपल लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, अ कंपनी has filed a legal suit against debtor from whom rupees 15 lakh is recoverable as on 31st March 2020. The chances of recovery by way of legal suit are not good. The chances of recovery by way of legal suit are not good. भैया जो चांसेस है रिकवरी के वो ज्यादा अच्छे नहीं है। भैया आपका जो एडवोकेट है वो बता रहा है कि सर कुछ ज्यादा अच्छे चांसेस नहीं है, एज पर आर नॉट गुड एज पर लीगल ओपिनियन given by the council. How the company should disclose debtor in the balance sheet as on 31 March 2020. बताइए जी, क्वेश्चन सब पढ़ो दोबारा। वो क्या कहता है? वो कहता है अ कंपनी हैज फाइल्ड अ लीगल सूट अगेंस्ट डेटर फ्रॉम हुम 15 लाख इज रिकवरेबल एज ऑन 31 मार्च 20। भाई कंपनी ने एक केस कर रखा है डेटर के अगेंस्ट जिससे कंपनी को 15 लाख रुपए लेने हैं। कौन सी डेट पर सर? 31 मार्च 2020 को। द चांसेस ऑफ रिकवरी बाय वे ऑफ लीगल सूट आर नॉट गुड। जो हमारा एडवोकेट है उसने बता दिया कि सर पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है, पैसा मिलने की उम्मीद जो है वो बहुत कम है, चांसेस ऑफ रिकवरी आर नॉट गुड।
हाउ द कंपनी शुड डिस्क्लोज द डेटर इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है जी, समझ में आया क्वेश्चन? वो कह रहे 31 मार्च 2020 को कंपनी अपने डेटर को किस तरीके से दिखाए। मुझे बताओ क्या ये कंटिजेंसी है? वेदर इट इज कंटिजेंसी और नॉट? यस सर कंटिजेंसी है। कैसे चेक करो? क्या सिचुएशन प्रेजेंट है ऑन द बैलेंस शीट डेट? यस सर 31 मार्च 20 को केस फाइल कर रखा है 15 लाख रुपए का। क्या आपको रिजल्ट पता है? अभी नहीं पता, रिजल्ट नहीं पता। क्या रिजल्ट डिपेंड करता है किसी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर? यस सर कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। कोर्ट क्या कहता है? क्या रिजल्ट से आपको कोई फायदा होगा? फायदा तो नहीं सर, नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान हो जाएगा? कि सर पैसा डूब जाएगा। तो मुझे बताओ आपको क्या करना चाहिए? सर आपको प्रूडेंट होकर प्रूडेंस को फॉलो करके प्रोविजन बना लेना चाहिए। प्रोविजन बना लेना चाहिए। भाई याद है आपने बचपन में अकाउंट में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, या एक कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल पढ़ा होगा। वो क्या कहता था? वो यही तो कहता था ना कि सर एस्टिमेटेड लॉसेस, जो भी आपको नुकसान एस्टिमेटेड है, जो भी आपको नुकसान एक्सपेक्टेड है, उन सबको प्रोवाइड कर दो। लेकिन जो इनकम्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनको सर जब तक वो रियलाइज ना हो जाए, जब तक उनकी सर्टेनिटी ना आ जाए कलेक्शन की, तब तक उसे रिकॉग्नाइज मत करना। AS9 में भी पड़ी थी ये चीज। तो सर लॉसेस को प्रूडेंट होके यू मस्ट प्रोवाइड। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आपको लग रहा है कि सर चांसेस हैं नुकसान होने के, तो आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना लेना चाहिए एज पर AS4, क्योंकि सर कंटिजेंसी तो आ ही रही है ना। तो लिखो एज पर AS4 कंपनी। हालांकि जब आप आंसर एग्जाम में लिखोगे तो AS4 के ब्रैकेट में नाम जरूर लिखना। आपको कोई भी स्टैंडर्ड का आंसर देते हो तो स्टैंडर्ड का नाम जरूर कोट करना। खाली नंबर से बात नहीं चलेगी, नाम और नंबर दोनों देने आपको, और नाम नंबर लर्न करने पड़ेंगे, और हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड्स नहीं है, आराम से लर्न हो जाते हैं। एज पर AS4 कंपनी शुड मेक provision for bad and doubtful debts। भाई प्रोविजन बना लेगी कंपनी एज सिचुएशन ऑफ नॉन रिकवरी ऑफ डेटर्स is existing on the balance sheet date, on the balance sheet date। result of which will be known in future। the amount of such provision should be shown as deduction from debtors। ठीक है जी। भाई आपको क्या करना पड़ेगा? डेटर में से इस इतने का प्रोविजन माइनस करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर? बताइए जी, कंटिजेंसी का मतलब क्लियर होता है? यस सर कंटिजेंसी का मतलब क्लियर होता है। ओके अब कंटिजेंसी के ऊपर एक चार्ट बनेंगे, एक चार्ट बनाएंगे हम। इसको नोट करना है, नोट कर लो एक बार आंसर को, ये पूरे क्वेश्चन आंसर को नोट कर लो।
हाँ जी, अब चार्ट बनाते हैं इसका। देखो कंटिंजेंसीज अदर देन कवर्ड बाय AS29। देखो वो कंटिंजेंसी, ध्यान देना, वो कंटिंजेंसी जिसके अगेंस्ट आप प्रोविजन बना रहे हो और उस प्रोविजन को आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखा रहे हो, वो कंटिंजेंसी हमारी AS29 में कवर्ड है। कंटिंजेंसी दो तरीके की है सर, ध्यान देना, कंटिंजेंसी दो तरीके की है, मतलब दोनों का सेम है। एक तो कंटिंजेंसी वो है जिसको आप अपने एसेट से रिड्यूस करके दिखा रहे हो, वो हमारी AS4 में कवर्ड है। लेकिन एक कंटिंजेंसी वो है जिसको आप अपनी बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी दिखा रहे हो, वो आपकी AS29 में कवर्ड है। ठीक है, तो दोनों कंटिंजेंसी हमारी सेपरेट है। तो यहां पर हम चार्ट किसका बना रहे हैं? कंटिंजेंसी अदर देन AS29। अदर देन AS29 मतलब यहां पर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख दो, अदर देन AS29 मतलब विच आर नॉट शोन एज लायबिलिटी अंडर बैलेंस शीट। जो आप अपनी बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी नहीं दिखा रहे, अगर बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी दिखा रहे हो तो वो AS29 वाली बात आती है, वहां AS4 नहीं लगेगा। तो लिखो, तो अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो हमारी कंटिंजेंसी है दो तरीके की। फर्स्ट इज योर contingencies relating to existing condition or situation at the balance sheet date। कंटिंजेंसी रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग सिचुएशन और कंडीशन एट द बैलेंस शीट डेट, कि सर बैलेंस शीट डेट पर कोई ना कोई कंडीशन जरूर प्रेजेंट है, बैलेंस शीट डेट पर उस कंटिंजेंसी की कोई ना कोई कंडीशन जरूर प्रेजेंट है। उस केस में क्या होगा? उस केस में आपके पास सर दो चीजें हैं, या तो कंटिंजेंट लॉस होगा, या तो कंटिंजेंट लॉस होगा, भाई लॉस मतलब नुकसान होगा, या तो उस कंटिंजेंसी से आपको नुकसान होगा। जैसे अभी पिछले एग्जांपल में देखा था कि डेटर से 15 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, दैट इज योर कंटिंजेंट लॉस, या कंटिंजेंट गेन होगा, या कंटिंजेंट गेन होगा। ध्यान देना सर, ध्यान देना, मैंने यहां पर कंटिंजेंट लॉस लिखा है, कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं लिखा। अगर तो मैं कंटिंजेंट लायबिलिटी लिख दूंगा तो सर वो AS4 की बात ही नहीं है, वो AS29 में कवर्ड है। क्यों? क्योंकि सर वो कंटिंजेंसी जिससे लायबिलिटी आ जाएगी वो AS4 में कवर्ड नहीं है, वो AS29 में कवर्ड है। सर लायबिलिटी है या लॉस है, बात तो एक ही है। नहीं सर, बात एक ही नहीं है। डेटर से पैसा नहीं आएगा वो नुकसान है, लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी वो होती है जब आपकी जेब से पैसा जाएगा, लायबिलिटी वो होती है जिसमें आपकी जेब से पैसा जाएगा। जैसे कि आपके ऊपर किसी ने केस कर रखा है और आपको लगता है कि वो केस अगर आप हार गए तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा, दैट इज लायबिलिटी। लेकिन नुकसान क्या है? अगर डेटर से पैसा नहीं आएगा वो लायबिलिटी थोड़ी ना है, वो तो नुकसान है। तो कंटिंजेंट लॉस की बात कर रहा हूं मैं, और कंटिंजेंट गेन हो गया। अगर मैं कंटिंजेंट गेन के लिए लिखूं तो इसके लिए सर एक चीज बनेगी, कवर्ड बाय AS29। कंटिंजेंट गेन के बारे में AS29 में कवर्ड है, वो यहां में पढ़ना ही नहीं है। कंटिंजेंट लॉस के ऊपर आ जाओ, तो लिखो एक्सपेक्टेड लॉस मे बी प्रोबेबल लॉस, रीजनेबली पॉसिबल, रिमोट। हाँ जी, एक्सपेक्टेड लॉस मे बी प्रोबेबल लॉस,
रीजनेबली पॉसिबल और रिमोट। प्रोबेबल लॉस का मतलब क्या होता है? प्रोबेबल लॉस, द फ्यूचर इवेंट इज लाइकली टू अकर। द फ्यूचर इवेंट इज लाइकली टू अकर मतलब पूरे पूरे चांस है नुकसान होने के, पूरे पूरे चांसेस हैं नुकसान होने के, दैट इज नोन एज प्रोबेबल लॉस। भाई प्रोबेबल मतलब प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी है, हाई प्रोबेबिलिटी है। जैसे पिछले वाले के एग्जांपल में क्या था सर, लीगल ओपिनियन था हमारे पास, एडवोकेट बोल रहा था हमारा कि भैया पैसा डूब जाएगा, चांसेस रिकवरी के अच्छे नहीं है, तो वो प्रोबेबल लॉस है। वो क्या है? प्रोबेबल लॉस है। रीजनेबली पॉसिबल का मतलब द चांस इज मोर देन रिमोट बट लेस देन लाइकली। मतलब सर रीजनेबली पॉसिबल का मतलब क्या हुआ कि नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा भी नहीं है, नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा भी नहीं है, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही नहीं होगा, बीच में हो, बीच में फंसे हुए हो। भाई आपको लगता है ना कि यार समझ ही नहीं आ रहा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो रीजनेबली पॉसिबल है, वो रीजनेबली पॉसिबल है। भाई आपका एडवोकेट भी आपको कंफर्म ओपिनियन नहीं दे पा रहा, मतलब कंफर्म तो खैर नहीं देगा, एक अच्छा ओपिनियन नहीं दे पा रहा, वो कह रहा है कि सर मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि क्या होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि सिचुएशन सर वॉलेटाइल है, सिचुएशंस आर वॉलेटाइल, आप खुद एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे। तो उसे बोलते हैं कि चांसेस आर मोर देन रिमोट बट लेस देन लाइकली, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है और बिल्कुल नेग्लिजिबल भी नहीं है। प्रोबेबल में तो सर चांसेस पूरे पूरे हैं नुकसान होने के, चांसेस पूरे पूरे हैं सर, पूरे पूरे चांसेस हैं, ध्यान रखना चांसेस पूरे पूरे हैं। अगर मैं बोलता हूं कि सर नुकसान हो ही गया तो सर कंटिजेंसी किस बात की, वो तो कंटिजेंसी हुई नहीं। कंटिजेंसी का मतलब ही तो यही है ना कि सर एक्सपेक्टेड, सब कुछ एक्सपेक्टेड बेसिस पे चल रहा है। और रिमोट का मतलब क्या हुआ? रिमोट मींस द चांस इज वेरी लो, कि सर नुकसान होने के चांस बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल चांस है, नेग्लिजिबल चांस है। आपका जो एडवोकेट है ना वो ये कह रहा है कि सर मुझे नहीं लगता आप हारोगे, मुझे नहीं लगता आप हारोगे, पैसा मिल ही जाएगा आपको, तो यानी कि नुकसान होने के चांसेस बहुत लाइट है, दैट इज योर रिमोट चांस, दैट इज नोन एज रिमोट। तो लॉस तीन तरीके के हैं, प्रोबेबल लॉस जहां पर चांसेस आर वेरी हाई, रीजनेबली पॉसिबल बहुत हाई भी नहीं और बिल्कुल नेग्लिजिबल भी नहीं, और रिमोट मतलब नेग्लिजिबल चांस, कम चांस है। आगे लिखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट of contingency loss depends on type of expected loss। हाँ जी, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा वो सर डिपेंड करता है कि आपका एक्सपेक्टेड लॉस किस तरीके का है। ये जो तीन एक्सपेक्टेड लॉस देखे इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंटिजेंसी लॉस डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, टाइप ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस। अब देखो ये चार्ट से आपको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। लिखो फर्स्ट, if loss is probable, if loss is probable, provision should be made। if loss is probable, provision should be made। अगर आपको लगता है कि सर नुकसान होने के पूरे पूरे चांस है, नुकसान होने के पूरे पूरे चांस है, यू मस्ट मेक प्रोविजन, प्रोविजन बना लेना चाहिए। जैसे पिछले एग्जांपल में एडवोकेट ने बोला था कि सर डेटर से रिकवरी नहीं हो सकती, पैसा नहीं देगा वो, तो क्या करा आपने? प्रोविजन बना लिया।
बिकॉज देर इज अ हाई चांस ऑफ लॉस, लॉस इज प्रोबेबल, तो यू मस्ट मेक प्रोविजन. आगे, if loss is reasonably possible, if loss is reasonably possible, disclosure is made in accounts by way of note. भाई अगर आपको लगता है कि सर नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा भी नहीं है, भाई नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा भी नहीं है और बिल्कुल माइन्यूट भी नहीं है, आपको लग रहा है सर एवरेज चांस है, एवरेज चांस है, तो क्या बोलोगे, तो क्या करोगे, आपको उस केस में प्रोविजन तो नहीं बनाना, लेकिन आपको अपने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देना है एज पर AS4. AS4 के हिसाब से आपको एक नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. भाई जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में मैं ये लेता कि डेटर जो हमारा एडवोकेट है वो कह रहा है सर मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा क्या होगा, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा क्या होगा, हो सकता है वो पैसे दे दे, हो सकता है ना दे, तो आपको अपने नोट्स टू अकाउंट्स में नोट देना पड़ेगा कि देयर इज हमारा केस चल रहा है डेटर के केस, जिससे हमें 15 लाख रुपए लेने हैं, तो उसका भी जो हमारे चांसेस फॉर रिकवरी हैं दैट इज रीजनेबली पॉसिबल, ये आपको नोट्स टू अकाउंट्स में नोट देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. और थर्ड इज योर if expected loss is remote, it will be ignored. If expected loss is remote, it will be ignored. मतलब सर अगर आपको लगता है कि सर नुकसान होने के चांसेस नेग्लिजिबल है, इग्नोर कर दो, कुछ कर ही नहीं सकते आप, उस केस में आपको कुछ नहीं करना. पॉइंट समझ में आया कि सर इफ द चांसेस ऑफ लॉसेस आर प्रोबेबल, प्रोविजन बनाओ, अगर चांसेस ऑफ लॉस इज रीजनेबली पॉसिबल, डिस्क्लोजर दो इन द नोट्स टू अकाउंट्स, इफ चांस ऑफ लॉस इज रिमोट, कुछ नहीं करना, इग्नोर कर दो उसे. एक पॉइंट और, प्रोबेबल के केस में लिखना आपको, इफ there is no counter claim or claim against third party, provision in full probable, provision in full probable loss is made. क्या है पॉइंट अभी बताता हूं, नोट कर लो पहले. if there is no counter claim or claim against third party, then full provision should be made. If there is counter claim or claim against third party, provision should be made after taking into account the probable recovery under that claim.
अंडर द क्लेम। हाँ जी, नोट करो इसे। ये पॉइंट क्या कहता है? वो कहता है इफ लॉस इज प्रोबेबल, प्रोविजन बनाना है हमें, लेकिन वो ये कहता है कि इफ देर इज नो काउंटर क्लेम और क्लेम अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, प्रोविजन इन फुल प्रोबेबल लॉस शुड बी मेड। मतलब सर, मतलब आपने उसी बंदे के ऊपर कोई और केस भी कर रखा है, आपने उसी बंदे के ऊपर कोई और केस भी कर रखा है, जैसे बोलते हैं काउंटर क्लेम, जैसे क्या बोलते हैं हम, काउंटर क्लेम, या फिर उस बंदे ने आपके ऊपर कोई केस कर रखा है, उस बंदे ने आपके ऊपर कोई केस कर रखा है, भाई आपने डेटर के ऊपर 15 लाख का केस कर रखा है और उसने आपसे कोई रिकवरी का कोई और केस कर रखा है, तो उस केस में क्या होगा भाई, अगर आपने उस पर 15 लाख का केस कर रखा है और आपको पता है कि वो 15 लाख डूब जाएंगे, वो 15 लाख डूब जाएंगे, तो आप पूरा प्रोविजन बनाओगे 15 लाख का। लेकिन मान लो उस बंदे ने आपके ऊपर 2 लाख रुपए का कोई रिकवरी का केस डाल रखा है, 2 लाख रुपए का रिकवरी का केस डाल रखा है, तो क्या होगा? और आपको लगता है कि सर वो 2 लाख रुपए आपको देने पड़ जाएंगे, तो प्रोविजन कितने का बनाओगे भाई? लॉजिकली बताओ ना, क्या प्रोविजन 15 लाख का बनाओगे या 13 लाख का ही बनाओगे? सर 13 लाख का ही बनाओगे, आप उसे 15 थोड़ी ना मांगोगे, वो कहेगा 2 लाख रुपए मेरे को भी तो लेने हैं, 2 लाख रुपए मेरे को भी तो लेने हैं। तो वो कहते हैं कि हम जो प्रोविजन बनाएंगे आफ्टर कंसिडरिंग द प्रोबेबल रिकवरी अंडर द क्लेम। तो अब पढ़ो लाइन, वो कहता है इफ देर इज, यहां से पढ़ो, इफ देर इज काउंटर क्लेम और क्लेम अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, भाई अगर कोई क्लेम वगैरह डाल रखा है, काउंटर क्लेम है, प्रोविजन शुड बी मेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट प्रोबेबल रिकवरी अंडर द क्लेम। इफ देर इज नो काउंटर क्लेम, प्रोविजन इन फुल प्रोबेबल लॉस शुड बी मेड। सिंपल सी लॉजिकल सा पॉइंट है कि सर अगर आपके ऊपर भी कोई केस चल रखा है तो आप प्रोविजन पूरा नहीं बनाओगे, आप अपने क्लेम को एडजस्ट करके तो बनाओगे, ठीक। तो ये हमने क्या केस देखा कि कंटिजेंसी रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग कंडीशन और सिचुएशन एट द बैलेंस शीट डेट। इसी में आगे दूसरा पार्ट लिखेंगे, लिखो कंटिजेंसीज relating to condition or situation after the balance sheet date। contingencies relating to condition or situation after the बैलेंस शीट डेट, कि सर कोई ऐसी कंडीशन है, कोई ऐसी कंडीशन है, कोई ऐसी कंटीजेंसी है जिसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे प्रेजेंट ही नहीं थी,
जिसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर प्रेजेंट ही नहीं थी, उसके लिए तो एएस सिंपल कहता है कि सर नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। भैया जब बैलेंस शीट डेट पर प्रेजेंट ही नहीं है तो वो कंटिजेंसी हुई ही नहीं, वो कंटिजेंसी एएस 4 वाली कंटिजेंसी बनी ही नहीं। तो नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, neither by way of provision nor by giving अकाउंटिंग नोट्स। भाई ना तो आपको कोई प्रोविजन बनाना और ना आपको नोट्स टू अकाउंट्स में उसे डिस्क्लोज करना। क्लियर है पॉइंट? तो वो कह रहा है कि कंटिजेंसी की अगर कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे प्रेजेंट ही नहीं है तो वो एएस 4 वाली कंटिजेंसी हुई नहीं, उसका कोई ट्रीटमेंट आपको नहीं करना, ना प्रोविजन बनाना ना नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? तो ये हमारा पहला एस्पेक्ट है एएस का, दैट इज कंटिजेंसी। क्लियर? एक बार 2 मिनट लगा के इस पूरे चार्ट 2 मिनट लगा के एक बार इस पूरे चार्ट को गो थ्रू कर लो, मैं उसको फिर रिवाइज कराता हूं आपको। देखो जी, गो थ्रू करो। चलो भाई, तो एक बार फटाफट इसको गो थ्रू करते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने अब देखा एएस 4 के हिसाब से हमें कौन कौन सी एएस 4 के हिसाब से कौन कौन सी कंटिजेंसी पढ़नी है। वो कह रहे हैं कंटिजेंसी अदर देन कवर्ड बाय एएस 29। एएस 29 में कौन सी कंटिजेंसी कवर्ड है? जिसके अगेंस्ट आप लायबिलिटी बनाते हो। लेकिन यहां पर लायबिलिटी वाली कंटिजेंसी नहीं है, यहां पर वो कंटिजेंसीज है जो हमारी सीधी सीधी एसेट में से रिड्यूस होती है। जनरली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह ही आती है इसमें। वो कहता है कंटिजेंसी रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग कंडीशन और सिचुएशन एट द बैलेंस शीट डेट। भाई अगर बैलेंस शीट डेट पर सिचुएशन प्रेजेंट है, अगर बैलेंस शीट डेट पर सिचुएशन प्रेजेंट है तो आपकी कंटिजेंसी या तो लॉस हो सकती है या गेन हो सकती है। लॉस कह रहा हूं मैं, लायबिलिटी नहीं कह रहा, क्योंकि लायबिलिटी होगी तो एएस 29, हम लॉस की बात कर रहे हैं यहां पर। तो लॉस में भी प्रोबेबल लॉस, रीजनेबली पॉसिबल लॉस और रिमोट लॉस। प्रोबेबल का मतलब क्या हुआ कि जहां पर चांसेस आर हाई, नुकसान होने के चांसेस काफी हैं। रीजनेबली पॉसिबल मतलब चांसेस बहुत ज्यादा भी नहीं है और रिमोट माइन्यूट चांस भी नहीं है। और रिमोट का मतलब क्या हुआ? चांसेस बहुत कम है। तो वो कह रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड करता है ऑन एक्सपेक्टेड लॉस। अगर लॉस होने के चांसेस प्रोबेबल है, पूरे पूरे चांस है, तो आप क्या करोगे? प्रोविजन बनाओगे, प्रोविजन बनाओगे। लेकिन वो क्या कह रहा था कि अगर कोई काउंटर क्लेम है, भाई आपके ऊपर भी कोई क्लेम डाल रखा है किसी ने, तो आप अपने प्रोविजन को उतने क्लेम से एडजस्ट करके दिखाओगे। अगर चांसेस है रीजनेबली पॉसिबल तो क्या करोगे? आपको सिर्फ डिस्क्लोजर देना है इन द नोट्स टू अकाउंट्स। और अगर चांसेस हैं रिमोट तो आप उसको क्या करोगे? इग्नोर करके चलोगे। कंटिजेंट गेन की अगर मैं बात करूं तो वो एएस 29 में कवर्ड है, बाद में देखेंगे। अगर कोई कंटिजेंसी जिसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट के
बैलेंस शीट डेट पे प्रेजेंट नहीं है, उसके बाद कंडीशन आती है तो उसका नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नाइदर प्रोविजन एंड नॉर इन द नोट्स टू अकाउंट्स, कोई ट्रीटमेंट उसका नहीं रहेगा। क्लियर? क्लियर? ओके, तो ये हमारा पहला एस्पेक्ट था इस एएस का, दैट इज योर कंटिजेंसी। अब देखते हैं दूसरा एस्पेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। आई थिंक पॉइंट नंबर 4 बनेगा। इवेंट्स occurring after the balance sheet date, events occurring after the balance sheet date। देखो जी, वो कहता है इवेंट्स occurring after the balance sheet date are those significant। भाई पहली चीज तो सिग्निफिकेंट इवेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कर कोई भी सर छोटा मोटा इवेंट हो रहा है, नहीं सर, मटेरियल इवेंट होना चाहिए, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट इवेंट होना चाहिए जिसका इंपैक्ट भी हो। आर सिग्निफिकेंट इवेंट्स बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, फेवरेबल भी हो या अनफेवरेबल भी हो, कुछ भी चलेगा सर। फेवरेबल मतलब एंटिटी के फायदे में हो और अनफेवरेबल एंटिटी के अगेंस्ट हो, कुछ भी चलेगा। फेवरेबल और अनफेवरेबल दैट अकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट and date on which financial statements are approved by approving authority। approving authority मतलब board of directors, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ जी, क्या कहता है ये पॉइंट? ये पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है कि सर इवेंट्स का मतलब क्या हुआ, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट का मतलब क्या हुआ? ये वो सिग्निफिकेंट इवेंट्स है, इट कैन बी फेवरेबल और अनफेवरेबल, जो सर बैलेंस शीट डेट के बाद अकर हो रहे हैं बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी। मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद हुए हैं ये इवेंट्स, लेकिन सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने से पहले, उनको हम क्या बोलते हैं? इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन अप्रूव करता है? अप्रूविंग अथॉरिटी करती है। कंपनी के केस में अप्रूविंग अथॉरिटी कौन रहती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहती है कंपनी के केस में। जैसे पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के केस में कौन रहेगा सर? पार्टनर्स रहेंगे। तो कंपनी के केस में कौन रहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहता है। ट्रस्ट के केस में सर ट्रस्टी रहेंगे। सोसाइटी के केस में उसकी गवर्निंग बॉडी रहेगी। तो सर डिपेंड करता है अप्रूविंग अथॉरिटी क्या है। तो हमें तो यहां पर ये देखना है कि सर अप्रूविंग अथॉरिटी के अप्रूव होने से पहले पहले जो इवेंट अकर हो रहे हैं बट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, दैट आर नोन एज इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। भाई देखो, जैसे एग्जांपल ये 31 मार्च 20, ये आपकी क्या है? दिस इज योर बैलेंस शीट डेट, दिस इज योर बैलेंस शीट डेट, और लेट अस से ये हो गया आपका 4 सितंबर 2020। इसको हमने दे दिया डेट ऑफ अप्रूवल। डेट ऑफ अप्रूवल वैसे तो मैंने ज्यादा लंबी दे दी, लेकिन इतनी लंबी होती नहीं है। डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके बीच में
इसके बीच में अगर कोई इवेंट होता है दैट इज नोन एज इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। सर इसके बाद भी डेट्स होती है? यस सर, इसके बाद भी डेट्स होती हैं। इसके बाद कौन कौन सी डेट आएंगी? इसके बाद क्या होता है जनरली, उसके बाद ऑडिट होता है, इसके बाद ऑडिट होता है। और मान लो ऑडिट रिपोर्ट बन गई, ये मान लो ऑडिट रिपोर्ट बन गई लेट अस से 25 सितंबर 2020 को, ये क्या, दिस इज योर ऑडिट पीरियड, यहां पर ऑडिट हो रहा है, ऑडिट पीरियड, दिस इज योर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद कंपनी क्या करेगी? उसके बाद कंपनी सर एजीएम करेगी, ये एजीएम आ गई, और एजीएम मान लो कब होगी, लेटर से 30 सितंबर को। वैसे मैंने डेट एज पर लॉ नहीं लिखी है, लॉ के हिसाब से चलोगे तो सर एजीएम का नोटिस जाता है 21 दिन पहले, एजीएम का नोटिस जाता है 21 दिन पहले, और नोटिस के साथ अप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट भी जाती है। तो हालांकि उसको भी कंसिडर नहीं करते हुए, या आप चाहो तो मैं आपको प्रॉपर ही करवा देता हूं। फिर सुनो इधर, थोड़ा सा इसको और एक्चुअली मतलब थोड़ा सा इसको लीगली भी कर लेते हैं। ये एजीएम डेट आ गई, मान लो ये डेट मैं मान लेता हूं, इसको आप फिर 4 सितंबर ना लेके ना, इसको आप लो 15 जून ले लो, 15 जून 2020। उसके बाद ऑडिट हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है सर, ऑडिट हो रहा है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में मान लो 1 महीना ऑडिट में लगा, तो ये आपकी 15 जुलाई 2020 को आपकी क्या है सर, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, उसके बाद कंपनी एजीएम करेगी, लेकिन एजीएम से पहले नोटिस देगी, एजीएम से पहले क्या देगी, नोटिस देगी। ये दिया कंपनी ने, ये कंपनी की एजीएम की डेट आ गई, एजीएम आ गई लेटर से 25 सितंबर को, उससे 21 दिन पहले नोटिस देगी, एटलीस्ट 21 दिन पहले, 21 माइनस करो यानी कि 4 से पहले पहले, 4 सितंबर से पहले पहले नोटिस देगी। मान लो कंपनी ने यहां पर 31 अगस्त को क्या दिया, नोटिस ऑफ एजीएम दिया। ये सब आपने कंपनीज एक्ट वगैरह में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करके चलता है। लेकिन हमारे लिए क्या रेलेवेंट है, हमारे लिए ये पीरियड रेलेवेंट है, हमारे लिए ये पीरियड रेलेवेंट है, यानी कि बैलेंस शीट डेट के बाद और अकाउंट्स अप्रूव होने से पहले जो इवेंट होंगे दैट इज नोन एज इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एज पर एएस 4। ठीक, तो इसको बनाने तो बनाओ, चार्ट को बना लो इसे सर। आगे लिखो, वो कहता है टू टाइप्स ऑफ events can be identified. Two types of events can be identified. दो तरीके के इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज योर एडजस्टिंग इवेंट्स और दूसरा होगा आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। पहले एडजस्टिंग इवेंट्स देखो। एडजस्टिंग इवेंट आर दोज which provide further evidence of conditions that existed at balance sheet date. Adjusting event are those events which provide further evidence of condition that existed at balance sheet date. मतलब सर अगर कोई इवेंट हुआ है, अगर उसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज एडजस्टिंग इवेंट। मतलब कोई भी इवेंट हुआ आफ्टर बैलेंस शीट डेट, लेकिन उस इवेंट होने की कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे प्रेजेंट थी, दैट इज नोन एज व्हाट, इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। एग्जांपल के तौर पे ट्रेड रिसीवेबल्स declared insolvent and estate
an estate unable to pay full amount against whom provision for doubtful debts was created. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सर इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद आपके डेटर ने पैसा देने से मना कर दिया. लास्ट ईयर का पैसा 31 मार्च 20 को जो आउटस्टैंडिंग पैसा था उसमें से कुछ पैसा बैलेंस शीट डेट के बाद डेटर ने देने से मना कर दिया. डेटर से एक लेटर आया हमारे पास, लेकिन कंपनी को सर बैलेंस शीट डेट पे यह पता था कि वो डेटर इंसॉल्वेंट हो गया है. वो डेटर क्या हो गया सर? इंसॉल्वेंट हो गया है. तो मुझे बताओ, क्या सर उस नुकसान होने की, क्या उस इवेंट की कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे प्रेजेंट थी? बिल्कुल थी सर, बिल्कुल थी. क्यों? क्योंकि सर बैलेंस शीट डेट पे कंपनी को यह तो पता था ना कि डेटर इंसॉल्वेंट हो गया, तो नुकसान तो होगा ही होगा. दैट इवेंट इज नोन एज एडजस्टिंग इवेंट. इसको आप एडजस्ट करके चलोगे. दूसरा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट. नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स those which are indicative of condition that arose subsequent to बैलेंस शीट डेट. मतलब सर वो इवेंट्स जिसकी कंडीशन ही बैलेंस शीट डेट के बाद आ रही है, या आप ये ऐसा उल्टा भी कह सकते हो कि सर जिसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे प्रेजेंट नहीं है. दोनों तरीके से समझो. सीधा तो मैं क्या कह रहा हूं, सीधा ये कह रहा हूं कि जिसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट के बाद आ रही है, या इसको उल्टी तरीके से समझो कि सर जिसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे प्रेजेंट नहीं है. दोनों तरीके से बोल लो, सीधी या उल्टी तरीके से कैसे भी बोल लो, तो वो आपका क्या रहेगा? वो दैट इज योर नॉन एडजस्टिंग इवेंट. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके लिए अगेन आप चार्ट बनाओ. भाई पहले आपको मतलब क्लियर होना चाहिए ना एग्जिस्टिंग, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग का. इसको नोट कर लो पहले, एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग. एक बार ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, नोट भी करते रहो, सुनते भी रहो. इधर इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का मतलब क्या हुआ सर? वो इवेंट्स जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहे हैं बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स. दो तरीके के इवेंट होते हैं इसमें, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग. एडजस्टिंग इवेंट्स वो इवेंट्स है जिसकी कंडीशन, उस इवेंट होने की कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे प्रेजेंट है. देयर इज सम एविडेंस जिससे पता लग रहा है कि सर बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन प्रेजेंट है. नॉन एडजस्टिंग इवेंट कौन से हो गए? नॉन एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट हो गई जिसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट के बाद आ रही है, या फिर आप कह दो कि सर जिसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे प्रेजेंट नहीं है. दैट इज योर नॉन एडजस्टिंग इवेंट. क्लियर? अब देखो, अब चार्ट बनाओ इसका. इवेंट्स occurring after the balance sheet date. Events occurring after the balance sheet date. Evidence of such condition been existed on the balance sheet date. by evidence of such condition been existing on the balance sheet date, तो उस इवेंट को आप क्या बोलोगे? उस इवेंट को यू विल से एज एडजस्टिंग इवेंट. एडजस्टिंग इवेंट.
एडजस्टिंग इवेंट, क्या करोगे आप, उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज रिक्वायर्ड। भाई अगर आपको कोई इवेंट ऐसा लगता है जो कि सर एडजस्टिंग नेचर का है, तो सर उसकी एडजस्टमेंट एसेट्स और लाइबिलिटीज के अंदर आपको उसकी करनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है सर इवेंट के ऊपर, और उसका डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि सर डेटर क्या हो गया, सर डेटर पहले ही इंसॉल्वेंट हो गया और बाद में आपको पता लगता है कि वो पैसा नहीं देगा, तो आप क्या करोगे, आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उसका बनाकर चलोगे। क्लियर। उसके बाद आता है नो एविडेंस ऑफ सच कंडीशन, no evidence of such condition been existed at the balance sheet date. No evidence of such condition been existed at the balance sheet date. वो इवेंट आपका क्या रहेगा, दैट इज योर नॉन एडजस्टिंग इवेंट। वो आपका क्या रहेगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। उस केस में नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। And then disclosure in the report of the approving authority is required. Disclosure in the report of approving authority is रिक्वायर्ड। मतलब आपको अपने एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, कोई उसमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने नोट्स टू अकाउंट्स में कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में आप डिस्क्लोजर दोगे। अप्रूविंग अथॉरिटी मतलब एक कंपनी में डायरेक्टर्स रिपोर्ट तैयार होती है, तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में आप डिस्क्लोजर दोगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट का। ठीक, तो लो इसे एक बार फुल स्क्रीन कर देता हूं मैं साइज छोटा करके, और आप इसको नोट कर लो। हाँ जी, इसको नोट करो। और साथ साथ सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने बोला कि सर इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, दो तरीके के इवेंट होते हैं, एक होता है एडजस्टिंग इवेंट और एक होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट का मतलब क्या हुआ, वो इवेंट जिसके होने की कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर प्रेजेंट है, मतलब देयर इज सम एविडेंस जिससे आपको पता लग रहा है कि सर बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन प्रेजेंट है, दैट इज योर एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट का करना क्या है, सर एडजस्टिंग इवेंट नाम से पता लग रहा है एडजस्टमेंट करनी है। कहां एडजस्टमेंट करनी है, असेट्स और लायबिलिटीज, भाई जिससे भी रिलेटेड वो इवेंट है वहां पर उसकी एडजस्टमेंट कर दो। और साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा। नॉन एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनकी कोई भी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर प्रेजेंट नहीं होती है। उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, आपको असेट्स और लायबिलिटीज में कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको रिपोर्ट ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। मतलब कंपनी की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये हमारे हो गए इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ओके, अब मैं आपको बताता हूं लास्ट पॉइंट इसका। हालांकि लास्ट पॉइंट आपका इतना रेलेवेंट नहीं है क्योंकि सर वो तो अब लेटेस्ट पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन फिर भी प्रपोज डिविडेंड में क्या अमेंडमेंट आई थी, अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू
proposed dividend. Amendment with respect to proposed dividend. हाँ जी, देखो जी क्या अमेंडमेंट थी, दोबारा सुनना ध्यान से, बनाना हो बना लेना चार्ट, सुनना हो सुन लेना, नोट नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, सुन लेना, पर नोट करना चाहो साथ साथ करना, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इसका, साथ साथ करना हो। देखो क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर 1920, ये होगी आपकी 31 मार्च 20, ये डेट आती है आपकी लेटेस्ट से 15 अप्रैल 2020। यहां पर क्या हुआ, यहां पर सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड रिकमेंड किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड रिकमेंड किया, रिकमेंड डिविडेंड। सर कंपनीज एक्ट में भी, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 123 से लेकर 127 तक डिविडेंड को डील करते हैं, कंपनीज एक्ट 13 के सेक्शन 123 से लेकर 127 तक डिविडेंड को डील करते हैं। वहां पर सर डिविडेंड के बारे में बताया जाता है कि क्या प्रोसीजर रहता है। तो डिविडेंड सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं। तो 15 अप्रैल 2020 को क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड को रिकमेंड किया। उसके बाद ये आ गई एजीएम, एजीएम की डेट मान लो 31 जुलाई 20। यहां पर क्या हुआ, शेयर होल्डर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। ठीक है जी, शेयर होल्डर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। ठीक है, अब देखो प्रायर टू 1/4/16, आफ्टर 1/4/16, ये अमेंडमेंट कब आई थी, 1/4/16 में। 1/4/16 से पहले क्या होता था सर, इस केस में यहां पर कंपनी प्रपोज्ड डिविडेंड को अपनी लायबिलिटी शो करती थी। कब शो करती थी, कब शो करती थी, 31 मार्च 20 को। कब शो करती थी, 31 मार्च 20 को। क्यों, क्योंकि सर एएस 4 के हिसाब से इसे क्या माना जाता था, एएस 4 के हिसाब से इसे बोला जाता था इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, इसे बोला जाता था इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, और इसको एडजस्टिंग इवेंट बोला जाता था। कहा क्या जाता था, वो कहा जाता था कि सर डायरेक्टर्स ने डिविडेंड को रिकमेंड किया, प्रपोज किया है, दैट इज इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बिफोर अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, और इसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है सर, प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट आया तभी तो डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है। लेकिन एएस 4 में अमेंडमेंट आ गई, एएस 4 में अमेंड करके बोला गया भाई साहब ये कोई एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, ये कोई एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, तो प्रपोज डिविडेंड कुछ नहीं होता, खत्म करो उसे, कोई प्रपोज डिविडेंड नहीं है। डिविडेंड की लायबिलिटी तब बनती है जब शेयर होल्डर डिक्लेयर करेंगे, जब शेयर होल्डर डिक्लेयर करेंगे। पहले क्या होता था, डिविडेंड की लायबिलिटी प्रपोज करते ही बन जाती थी, लेकिन एएस 4 अमेंड होने की वजह से उन्होंने बोला कि प्रपोज डिविडेंड कुछ नहीं है, रिमूव इट बिकॉज इट इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट। आप कैसे कह सकते हो कि सर डिविडेंड पे करना है, डिविडेंड तो तब पे करोगे ना जब शेयर होल्डर से डिक्लेयर करेंगे। मान लो डायरेक्टर्स ने रिकमेंड कर दिया, शेयर होल्डर ने डिक्लेयर ही नहीं किया, शेयर होल्डर ने उसे डिक्लेयर ही नहीं किया, हाउ इट कैन बी लायबिलिटी, लायबिलिटी बन ही नहीं सकती।
लायबिलिटी तो तब बनेगी जब शेयर होल्डर डिक्लेयर करता है, और जिस साल में शेयर होल्डर डिक्लेयर कर रहा है तब उस साल में आप उसे क्या बनाओगे, अपनी लायबिलिटी बनाओगे, क्योंकि वो इवेंट आपका क्या होगा सर, बैलेंस शीट डेट के बाद हो जाएगा, क्योंकि अप्रूवल अकाउंट्स के बाद, क्योंकि शेयर होल्डर अप्रूव कब करेंगे, डिक्लेयर कब करेंगे, एजीएम में करेंगे, यानी कि अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स के बाद। तो जिस साल में शेयर होल्डर डिक्लेयर करते हैं उस साल की लायबिलिटी बनती है। हालांकि जो डिविडेंड है वो रहेगा पिछले साल का ही, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिविडेंड की लायबिलिटी कब बनेगी, जब शेयर होल्डर उसे डिक्लेयर कर रहा है। तो प्रोपोज डिविडेंड का कंसेप्ट यहां पर क्या हो जाता है सर, ऑब्सोलीट हो जाता है, विड्रॉ हो गया AS4 में, 1/4/16 से खत्म हो गया। ठीक है, तो खैर हमने उसे पढ़ा भी नहीं है क्योंकि लेटेस्ट पढ़ना है हमें, तो हमने उसे पढ़ा भी नहीं है, लेकिन स्टिल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए सर क्या केस था, क्योंकि कई बार सुनने में आता है ना कि प्रपोज डिविडेंड क्यों हटाया गया था, क्या कैसे क्या अमेंडमेंट थी उसकी। हो सकता है आपसे आर्टिकलशिप में कभी इंटरव्यू पूछ लिया जाए, इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए कि सर AS4 में प्रपोज डिविडेंड की अमेंडमेंट कब आई थी और वो अमेंडमेंट क्या थी, तो यू मस्ट एक्सप्लेन, आपको पता होना चाहिए। क्लियर क्लियर। तो इसी के साथ मेरा AS4 हो गया कंप्लीट। अब हम इसके देखते हैं क्वेश्चंस, आओ जी। तो AS4 हमारा हो गया कंप्लीट, क्वेश्चंस देखते हैं हम इसके। देखिए जी, पढ़ो जी। पहला क्वेश्चन, आई होप स्टैंडर्ड में कोई इतनी दिक्कत नहीं आई होगी, थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड तो है लेकिन सर इंटरेस्टिंग बड़ा है। इन एक्स कंपनी लिमिटेड, theft of cash of ₹5 lakh by the cashier in January 17 was detected only in May 2017. The accounts of the company were not yet approved by the board of directors of the company. Whether the theft of the cash has to be adjusted in the accounts of the company for the year ended 31 मार्च 17। वो कह रहा है कि सर कैश की चोरी हो गई थी, कब चोरी हो गई थी, जनवरी में ही चोरी हो गई थी, लेकिन उस चोरी के बारे में पता कब लगा, मई 2017 में पता लगा, लेकिन मई तक अभी अकाउंट्स अप्रूव नहीं हुए। तो क्या ये इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है सर, बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहा है भाई, डिटेक्ट बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहा है, बिफोर अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, तो ये इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट तो है। अब बात ये आएगी सर वेदर इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट कौन से होते हैं, जिनकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे प्रेजेंट होती है। क्या चोरी की कंडीशन, ध्यान से देखना, क्या चोरी की कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे प्रेजेंट थी, यस सर। 31 जब जनवरी में चोरी हो गया कैश, तो 31 मार्च को सर कैश कम आ रहा होगा भाई, कैश कम आ रहा होगा, कैसे कम आ रहा होगा सर, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश है लेट अस से 55 लाख रुपए का, लेकिन 5 लाख की चोरी होगी, तो जब आपने कैश काउंट किया तो 50 लाख कैश आ रहा है, यानी कि बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन तो प्रेजेंट है ना, एविडेंस तो है ना, फिजिकल काउंटिंग एविडेंस तो बन रहा है ना। तो क्या एडजस्टिंग इवेंट हुआ, बिल्कुल हुआ सर, एडजस्टिंग इवेंट हुआ ये, क्यों, क्योंकि कंडीशन इज प्रेजेंट एट बैलेंस शीट डेट। हालांकि वो डिटेक्ट बाद में हो, लेकिन कंडीशन देखो ना, कंडीशन प्रेजेंट है, क्योंकि जनवरी में चोरी होगी थी। तो क्या इसको एडजस्ट करोगे, बिल्कुल सर इसको एडजस्ट करोगे। लॉस ऑफ कैश के नाम से आपको एंट्री शो करनी पड़ेगी इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिस्क्लोज करना पड़ेगा इसे अप्रोप्रिएटली। ठीक है जी, आओ जी आंसर देखते हैं इसका, साथ साथ आंसर भी पढ़ते चलते हैं, पढ़ो। As per AS4 revised, contingencies and events occurring after the balance sheet date, an event occurring after the balance sheet date may require adjustment to the reported value of assets and liability, expense or income. If a fraud of an accounting period is detected after the balance sheet date but before the approval of accounts, it is necessary to recognize the loss amounting to 5 lakh and adjust the accounts of the company for the year ended 31st March 2017 because it is an adjusting event. Clear? क्वेश्चन नंबर 2। तो सर इसमें से क्वेश्चन कंफर्म है आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो डोंट स्किप दिस स्टैंडर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, करके चलना अच्छे से, लिख भी लो ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आना ही आना है। क्या होता है सर, AS4, AS5, AS29, इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का है, कई बार 2 भी पूछे जाते हैं, लेकिन एक तो पक्का है। पढ़ो अगला। An earthquake destroyed a major house of ACO Limited on 20 मई 2015। कि सर कंपनी का एक वेयर हाउस वगैरह था, अर्थक्वेक आने की वजह से 20 मई 2017 को वो नुकसान हो गया। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी एंड्स ऑन 31 मार्च 17। द अकाउंट्स वर अप्रूव्ड ऑन 30 जून 2017।
The loss from earthquake is estimated at rupees 30 lakhs. State with reasons whether the loss due to earthquake is an adjusting or non-adjusting event and how the fact of loss should be disclosed by the company. पॉइंट समझ में आया आपको? देखो वो कह रहा है कि 20 मई को अर्थक्वेक आया और नुकसान हो गया, अकाउंट्स अप्रूव हुए हैं 30 जून को. वेदर इट इज एन इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, इवेंट तो है सर, बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ, अकाउंट्स अप्रूव होने से पहले हुआ. क्या एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है? क्या अर्थक्वेक की कंडीशन 31 मार्च को प्रेजेंट होगी? सर नहीं, कैसी बात कर रहे हो, अर्थक्वेक की कंडीशन 31 मार्च को नहीं प्रेजेंट हो सकती, वो तो सर नेचुरल कैलेमिनिटी है, कभी भी हो सकती है, तो 31 मार्च को कंडीशन प्रेजेंट नहीं है. तो क्या है वो हमारा नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. इट इज माय नॉन एडजस्टिंग इवेंट, लेकिन उसका डिस्क्लोजर आपको अप्रूविंग अथॉरिटी में देना पड़ेगा, रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी में देना पड़ेगा. क्यों? आपको यह बताना पड़ेगा कि कहीं 30 लाख की वजह से, 30 लाख नुकसान होने की वजह से गोइंग कंसर्न इफेक्ट तो नहीं हो रही है. AS1 में देखा था, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन नहीं, गोइंग कंसर्न. अगर तो गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रही है तो सर फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा एज पर AS1. AS4 के हिसाब से नहीं. AS4 तो कहता है डिस्क्लोजर दे दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में, लेकिन AS1 भी लग जाएगा यहां पर. AS1 भी लग जाएगा कि सर फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन होती है गोइंग कंसर्न, कि कहीं 30 लाख का नुकसान होने की वजह से गोइंग कंसर्न इफेक्ट तो नहीं हो गया. अगर गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो गया तो यू मस्ट डिस्क्लोज दैट फैक्ट इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्लियर? तो कई बार 2 AS भी लगते हैं आंसर में, तो थोड़ा वहां पर आपको नॉलेज तो रिक्वायर्ड है ही AS की. पढ़ो, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला हुआ कि सर AS का रजिस्टर एक ही मेंटेन करना, ताकि क्या होता है सर AS इकट्ठे पढ़ते हो ना तो वो ज्यादा आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होते हैं. AS4 revised contingencies and events occurring of the balance sheet date states that adjustment to assets and liabilities are not appropriate for event occurring after the balance sheet date if events do not relate to the condition existing at the balance sheet date. The destruction of warehouse due to earthquake did not exist on the balance sheet date, that is 31 March 17. Therefore, loss occurred due to earthquake is not recognized in the financial year 2016-17. भाई 16-17 में थोड़ा ना रिकॉग्नाइज करोगे, अगले वाले साल में कर लेना. However, according to the standard, unusual change in affecting the existence or substratum of the enterprise after the balance sheet date may indicate need to consider the use of fundamental accounting assumption of going concern in the preparation of financial statements. As per the information given in the question, earthquake has caused major destruction. Therefore, fundamental accounting assumption of going concern is called upon. Considering that going concern assumption is still valid, the fact of the earthquake together with estimate loss should be disclosed in the financial statement of 2016-17. तो आपको फैक्ट एज पर गोइंग कंसर्न, मतलब यहां पर AS1 बोला उसने कि सर फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन होती है गोइंग कंसर्न की, गोइंग कंसर्न चेक करनी है, गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रही है तो फैक्ट डिस्क्लोज करो, अदरवाइज नहीं करना आपको. क्लियर? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 ये मैं करा चुका, ये वही क्वेश्चन है वो 15 लाख वाला जो मैंने आपको एग्जांपल में लिखवा दिया था, तो ये आप देख लेना. क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ. इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 यू केम अक्रॉस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, स्टेट विद रीजंस हाउ डू यू डील विद दिस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. द कंपनी इन्वेस्टेड 100 lakhs in April 2017 but before approval of financial statement by the board of director in the acquisition of another company doing similar business. भाई कंपनी ने 100 लाख रुपए लगाकर किसी और के बिजनेस को एक्वायर कर लिया या कंट्रोल एक्वायर कर लिया. The negotiation for which had started during the year. भाई उसकी नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई थी. अब देखो इवेंट तो है क्योंकि सर बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है, अप्रूवल से पहले हुआ है, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट तो है. क्या एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है? क्या इस एक्विजिशन की कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर प्रेजेंट थी? नहीं थी सर. कहां थी? बैलेंस शीट डेट पे थोड़ी ना पता था कि हम कुछ बिजनेस परचेस करने वाले हैं, वो तो बाद में पता है ना, वो तो सर बाद में आई है कंडीशन, तो कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट. लेकिन नॉन एडजस्टिंग इवेंट के केस में आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इन द रिपोर्ट ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी. आओ जी, आंसर नंबर 4. As per AS4, events occurring after the balance sheet date
are those significant events, both favorable or unfavorable, that occur between the balance sheet date and date on which financial statements are approved by the approving authority in case of the company. Accordingly, the acquisition of another company is an event occurring after the balance sheet date. However, no adjustment to assets and liabilities. एक सेकंड. However, no adjustment to assets and liabilities is required, as event does not affect any determination or condition amount stated in the financial statement for the year ended 31 March 17. Applying AS4, which clearly state that disclosure should be made in the report of the approving authority of those events occurring after the balance sheet date that represent material change as commitment affecting the financial position of the enterprise. The investment of 100 lakhs in April 17 in the acquisition of another company should be disclosed in the report of the approving authority to enable the users of the financial statement to make proper evaluation and decisions. Clear? तो आपको रिपोर्ट में बताना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. A limited company close its accounting year on 30th June 2017. ठीक है. The accounts for that period were considered and approved by authority on 20 अगस्त 2017. Okay. The company was engaged in laying pipeline for an oil company deep beneath the earth. ठीक है जी, एक कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है. A company was engaged in laying pipeline for oil company deep beneath the earth. ठीक है जी, एक खुदाई चल रही है, एक पाइपलाइन लगाई जा रही है जमीन के अंदर. While doing the boring work on 1st September 2017, it had met the rocky surface for which it is estimated that there would be an extra cost to the tune of 80 lakhs. You are required to state the reasons how the event would be dealt within the financial statement for the year ended 30th June 2017. बताओ भाई किस तरीके से करोगे. दिमाग लगाओ. क्वेश्चन मैं लगा रहा हूं फुल स्क्रीन पे, दिमाग लगाओ एक बार. हाँ जी, क्या हुआ इसमें सर. ये तो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है ही नहीं. क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि सर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है वो 1 सितंबर 2017 को आ रही है और अकाउंट्स अप्रूव हो गए 20 अगस्त को. तो ये तो सर इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है ही नहीं. लेकिन आपको अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में इसे देना पड़ेगा. क्लियर? तो ये कॉस्ट आपकी सर लास्ट ईयर के अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज नहीं होगी. प्रोविजन इसका नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सर ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट ही नहीं है. लेकिन आपको इसके बारे में डायरेक्टर्स रिपोर्ट में तो देना पड़ेगा. तो देखो आंसर. वो कहता है एएस 4 ऑन कंटिजेंसीज इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ये आंसर पढ़ रहा हूं मैं. इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट as significant event both favorable and unfavorable that occur between balance sheet date and date on which financial statement are approved by the board of directors in case of company. The given case is discussed in the light of the above mentioned definition and requirement given in AS4. In this case, incidents which was expected to push up the cost become evident after the date of approval of accounts. So it is not an event occurring after the balance sheet date. However, this may be mentioned. ध्यान देना. This may be mentioned in the report of the approving authority. आप मेंशन कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है. नॉन एडजस्टिंग इवेंट को मेंशन करना तो कंपलसरी है, लेकिन इवेंट नॉट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, जो इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है ही नहीं, उसके लिए सर ऑप्शन है. बताना चाहो बता दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है. तो सर मे बी है ऑप्शनल. मैं तो यही बोलूंगा कि सर बताना चाहिए ताकि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर रिलायबल बन जाए. नहीं तो सर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिख देगा और कुछ नहीं होगा. 6th, while preparing its final accounts for the year ended 31st March 17,
a company made a provision for bad debts at the rate of 5% of its total trade receivables. ठीक है, कंपनी ने एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रखा है 5% का. In last week of Feb 17, a trade receivable of rupees 2 lakh had suffered a heavy loss due to earthquake. The loss which was not covered by any insurance policy. In April 17, the trade receivable became a bankrupt. Can the company provide for full loss arising out of insolvency of the trade receivable in the final accounts year ending 31 मार्च 17? बताओ जी, बताओ भाई. बोलो जी. हाँ जी सर. क्या ये इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है? यस सर. कैसे? 31 मार्च 17 के बाद हुआ है. बैंकरप्ट 31 मार्च 17 के बाद हुआ है. नुकसान 31 मार्च 17 के बाद हो रहा है. क्या इसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर प्रेजेंट थी? यस सर. अर्थक्वेक बैलेंस शीट डेट से पहले ही आ गया था, तो कंपनी को पूरा पूरा पता था कि सर पैसा नहीं आएगा. वो तो डूब गया, वो बंदा डूब गया, उसका पैसा डूब गया, तो पैसा कहां से आएगा? तो ये क्या बन गया सर? एडजस्टिंग इवेंट बन गया. तो इसके अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा? एसेट्स में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. हालांकि प्रोविजन आपको फुल अमाउंट का 2 लाख का बनाना पड़ेगा. सिंपल सा केस है. पढ़ो. As per AS4, assets and liabilities should be adjusted for event occurring after the balance sheet date that provide additional evidence to assist estimation of the amounts relating to condition existing at the balance sheet date. Adjusting event की बात कर रहे हैं. So full provision for bad debt amounting to rupees 2 lakh should be made to cover the loss arising due to insolvency in the final accounts for the year ending 31 March 17. It is because earthquake took place before the balance sheet date. Had the earthquake taken place after 31 March 17, then mere disclosure required as per AS4 would be sufficient. वो कह रहे सर अगर earthquake 31 मार्च 17 के बाद होता तो सर वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट बनता, तो फिर उसके लिए आप क्या करते? सिर्फ डिस्क्लोजर कर देते इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी. दोनों आंसर आपको बता दिए गए हैं. आगे देखो. ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 राज लिमिटेड, कितने क्वेश्चन है इसमें? 12 क्वेश्चंस. During the year 15-16, Raj Limited was sued by a competitor for rupees 15 lakh for infringement of a trademark. Infringement of a trademark का मतलब आपने किसी का ट्रेडमार्क यूज कर लिया, तो सामने वाली पार्टी ने आपके ऊपर केस कर दिया. ऑब्वियसली भाई मेरा ट्रेडमार्क है, लेट अस से सी वरुण जैन क्लासेस, तो अगर मेरा ट्रेडमार्क कोई दूसरा बंदा यूज करेगा तो मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूं ना. दैट इज नोन एज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क. लेकिन उसके लिए मेरा ट्रेडमार्क पहले रजिस्टर्ड होना चाहिए. ठीक है जी. तो Raj Limited was sued by a competitor for rupees 15 lakh for infringement of a trademark. Based on the advice of the company's legal counsel, Raj Limited provided a sum of rupees 10 lakh in its financial statement for the year ended 31 मार्च 16. तो लीगल काउंसिल की वजह से, भाई लीगल काउंसिल जो उसका एडवोकेट था उसने बता दिया था कि भाई नुकसान हो सकता है, इसलिए उसने 10 लाख का क्या कर रखा था? प्रोविजन बना रखा था. ये कह रहा ना, प्रोविजन बना रखा था. On 18th May 16, the court decided in favor of party alleging infringement of the trademark and ordered Raj Limited to pay aggrieved party a sum of rupees 14 lakh. The financial statement was prepared by the company management on 30th April 16 and approved by board on 30th May 2016. ठीक है जी. अप्रूवल से पहले सर इवेंट हो गया. क्या इसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे प्रेजेंट थी? यस सर, केस चल रहा था, तो इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट. तो क्या कंपनी को पूरे 14 लाख का प्रोविजन बनाना चाहिए? यस सर. 10 लाख का बना रखा है, 4 लाख का और प्रोविजन बना लेना चाहिए. आओ जी पढ़े आंसर. आई होप अब आपको समझ में आ रही हैं चीजें. तो पढ़ो. As per AS4, adjustment to the assets and liability are required for events occurring after the balance sheet date that provide additional information materially affecting the determination of the amounts relating to the condition existing at the balance sheet date. Adjusting event की बात कर रहा है वो. In the given case, since Raj Limited was sued by a competitor for infringement of a trademark during 15-16, for which the provision was also made by it, the decision of the court on 18th May 16 for the payment of the penalty will constitute an adjusting event, because it is an event occurred after the balance sheet date but before the approval of financial statement. Therefore, Raj Limited should adjust provision upward by 4 lakh to reflect the award decreed
बाय द कोर्ट टू पेड बाय देम टू इट्स कॉम्पिटिटर। भाई कोर्ट ने बोला 14 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, 10 का पहले वो प्रोविजन बना चुका है तो उसको 4 लाख का और प्रोविजन बना लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट। हैड द जजमेंट ऑफ द कोर्ट डिलीवर्ड ऑन 1 जून 16, it would be considered as event occurring after approval of financial statements which is not covered by AS 4. It is in this case no adjustment in financial statement should be required. वो कहता है सर अगर मान लो इवेंट, अगर मान लो जो कोर्ट का डिसीजन आता वो अप्रूवल के बाद आता तो वो इवेंट अक्रिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट नहीं बनता। अगर नहीं बनता तो सर 10 लाख का प्रोविजन सफिशिएंट था, आपको उस केस में और प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में उसे डिस्क्लोज कर सकते हो। तो ये हेड वाला जो पॉइंट होता है ना, ये आप दे दो, थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन लगती है। दोनों केस आपको मतलब एग्जामिनर के ऊपर ये इंपैक्ट जाता है कि बच्चे को एएस में सब कुछ पता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। You are an accountant preparing the accounts of A Limited on 31 March 17. After the year ended, following events have taken place in April 2017. पहला, a fire broke out in the premise damaging the uninsured stock worth rupees 10 lakhs. Salvage value is 2 lakhs. ठीक है जी, वो कह रहा है एक आग लग गई, 10 लाख का नुकसान हो गया, लेकिन 2 लाख की साल्वेज वैल्यू, तो इफेक्टिवली नुकसान कितने का हुआ? 8 लाख का हुआ। लेकिन आग कब लगी है? अप्रैल में लगी है। मुझे बताओ क्या आग लगने की कंडीशन 31 मार्च को प्रेजेंट थी? आंसर इज नो। तो ये क्या होगा आपका? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो इसको क्या करोगे? इसको आप रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी में दिखाओगे। उसके बाद अ सूट अगेंस्ट द कंपनीज एडवर्टीजमेंट वाज फाइल्ड बाय द पार्टी क्लेमिंग डैमेज ऑफ 20 lakhs। ये क्या बनेगा आपका? बताइए जी। हाँ, केस कंपनी के ऊपर केस कब फाइल हुआ? कंपनी के ऊपर केस फाइल हुआ सर अप्रैल में। ये कह रहे हैं ना दोनों इवेंट अप्रैल में ही हुए हैं, तो केस भी अप्रैल में फाइल किया गया 20 लाख रुपए का। क्या केस फाइल करने की कंडीशन प्रेजेंट थी? नहीं सर। भाई अगर केस पहले से चल रहा होता और कोर्ट का डिसीजन आता, उसे मैं कहता सर वो कंडीशन प्रेजेंट है, एडजस्टिंग होता। तो ये दोनों ही आपके क्या रहेंगे? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो इस केस में आप क्या करोगे? अपनी रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी में दिखा दोगे। डिस्क्राइब हाउ वुड यू डील विद इन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17। देखें जी आंसर, देखो आंसर जरूर पढ़ना है आपको, उससे लैंग्वेज मिलेगी आपको, तो आंसर जरूर रीड करना आपको। पढ़ो जी। 8th in accordance with AS 4, events occurring after the balance sheet date are those significant events, both favorable or unfavorable, that occur between the balance sheet date and the date on which financial statements are approved by board of directors in case of the company. Two type of event can be identified. पूरा explain कर दिया इसने, adjusting event और non adjusting event. Adjusting event, those which provide further evidence of condition that existed at the balance sheet date, and non adjusting events are those which are indicative of the condition that arose subsequent to the balance sheet date. Both the cases discussed in the question are non-adjusting event since they are indicative of the condition that arose subsequent to the balance sheet date. In such a case, no adjustment to assets and liabilities are required at the balance sheet date. However, in accordance with AS4, disclosure should be made in the report of the approving authority of those events occurring after the balance sheet date that represent material change and commitment affecting the financial position of the enterprise. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सर कौन से पॉइंट फैक्ट्स का डिस्क्लोज दोगे? दैट रिप्रेजेंट मटेरियल चेंज एंड कमिटमेंट अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। द की पॉइंट हियर इज वेदर द इंपैक्ट ऑफ लॉस इज मटेरियल और नॉट, as the loss has arisen from the non-insurance event becomes very material, not merely on account of the current loss but because of the future vulnerability. Hence the fire accident and loss thereof must be disclosed in the director's reports, as also the fact of the stock of the company was uninsured. The value of future risk is possible. Suit filed against the company being a contingent liability must also be disclosed. ठीक। Question number 9. The board of directors of New Graphics Limited in its board meeting held on 18th April 2017 considered and approved the audited financial result along with the auditor's report for the financial year ended 31 March 17 and recommended a dividend of rupees 2 per equity share on 2 crore fully paid up equity share of rupees 10 each। ठीक है जी, 2 करोड़ पे 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से यानी कि 4 करोड़ का उन्होंने डिविडेंड प्रपोज किया है। दिस इज योर प्रपोज।
and if approved by the member of the forthcoming AGM on 18th June, the same will be paid to the eligible shareholder. वो कहता है अगर मान लो शेयर होल्डर्स ने इस 4 करोड़ को अप्रूव कर दिया तो ये शेयर होल्डर्स को पे कर दिया जाएगा. डिस्कस ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सेड प्रपोज्ड डिविडेंड इन annual accounts of the company for the year ended 31 March 17 as per applicable accounting standard and other statutory requirement. क्वेश्चन समझ में आया कि सर 18 अप्रैल को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड रिकमेंड किया था 4 करोड़ का, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, उस प्रपोज डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है एज पर AS 4, क्योंकि वो विड्रॉ हो चुका है. डिविडेंड आप तभी रिकॉग्नाइज करोगे अपनी लायबिलिटी जब शेयर होल्डर उसे डिक्लेयर करेंगे. तो जब शेयर होल्डर एजीएम में डिक्लेयर करेंगे, जिस साल में एजीएम में डिक्लेयर करेंगे, तो सर उसी साल आप क्या करोगे, अपनी लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करोगे. तो मैं पढ़वा देता हूं आंसर, मैं आपको पूरा समझा चुका हूं इसको. तो देखो 9, as per the amendment in AS4 contingencies and events occurring after the balance sheet date White Company Accounting Standard Amendment Rule 2016 dated 30th March 2016, the event which take place after the balance sheet date are sometime reflected in the financial statement because of the statutory requirement or because of their special nature. तो वो कह रहा है कोई स्पेशल नेचर नहीं है. However, dividend declared after the balance sheet date but before approval of financial statement are not recognized as liability at the balance sheet date because no statutory obligation exists. वो कह रहा है कोई लीगल ऑब्लिगेशन थोड़ी ना पे करने की, प्रपोज ही तो किया है ना. लीगल ऑब्लिगेशन कब आएगी, जब शेयर होल्डर से डिक्लेयर कर देगा. Hence, such dividend are disclosed in the notes to the financial statement. No provision for proposed dividend is not required to be made. Such proposed dividend are disclosed in the notes to the financial statements. Notes में दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो. Accordingly, dividend of 4 crore recommended by New Graphics Limited in board meeting on 18 April 17 shall not be accounted for in the books of the 16-17. Irrespective of the fact it pertains to 2016-17 and will be paid after the approval of the AGM of the members oblique shareholders. ठीक है जी. तो ये अमेंडमेंट से क्वेश्चन था, आ सकता है अमेंडमेंट से. क्वेश्चन नंबर 10th. With reference to AS4, contingencies and events occurring after the balance sheet date, identify whether the following events will be treated as contingencies, adjusting events or non-adjusting event occurring after the balance sheet date in case of the company which follow April to March as its financial year. पहला point, a major fire has damaged the assets of the factory on 5th April, 5 days after the year ended. However, the assets are fully insured and the books have not been approved by the डायरेक्टर. तो सर इवेंट तो है लेकिन क्या है, नॉन एडजस्टिंग है, क्योंकि इसकी कोई कंडीशन प्रेजेंट नहीं होगी. ये आई थिंक क्वेश्चन हमने कर लिया ऊपर, तो मैं इसको सिर्फ यहीं पर ही बता देता हूं, पढ़ लेना आप इसको. अ सूट अगेंस्ट द कंपनी एडवर्टीजमेंट वाज फाइल्ड बाय द पार्टी ऑन 10th April, 10 days after the year, claiming a damage of 20 लाख. तो ये भी क्या है, नॉन एडजस्टिंग है, क्योंकि सर केस ही फाइल हुआ है, अभी केस फाइल हुआ है, तो ये दोनों हमारे नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. तो ये आप देख लेना, पढ़ लेना, कर चुके ऐसा क्वेश्चन. 11th देख लेते हैं. The accounting year of D Limited end on 31 March 18, but accounts were approved on 30th April 2018. On 15th April 18, a fire occurred in the factory and the office premise. The loss by fire is of such a magnitude that it was not possible to expect by the enterprise D Limited to start operation again. ठीक है सर, going concern effect हो जाएगी. State the reason whether the loss due to fire is an adjusting or non-adjusting event and how the fact of loss should be disclosed in the company context of the provision of AS4. अच्छा क्वेश्चन है, गुड. देखो है तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट. क्यों नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट तो है. क्यों सर, 15 अप्रैल को हुआ है और अकाउंट्स अप्रूव कब हुआ है, 30 अप्रैल को. तो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट तो है लेकिन उसमें भी ये नॉन एडजस्टिंग है. क्यों नॉन एडजस्टिंग है, क्योंकि सर फायर की कंडीशन 31 मार्च को थोड़ी ना प्रेजेंट होगी, वो तो सडनली लग गई, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. इसका डिस्क्लोजर आप डायरेक्टर रिपोर्ट में दोगे. सिंस as per AS1 fundamental accounting assumption of going concern is being affected, क्योंकि वो कह रहा है कि सर एंटिटी दोबारा काम स्टार्ट करने से घबरा रही है, ऑपरेशन इफेक्ट हो रहे हैं, तो सर गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो गई है. तो गोइंग कंसर्न क्योंकि इफेक्ट हो गई है तो कंपनी को ये फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर AS1 बिकॉज गोइंग कंसर्न इज बीइंग अफेक्टेड. तो एक बार आप रीड कर लेना
देख चुके हैं हम गोइंग कंसर्न वाला पॉइंट भी, तो रीड कर लेना आंसर को। एंड लास्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 12। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ PQ लिमिटेड आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन 15 जुलाई 2018, 15 जुलाई को अप्रूव हुए हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड। ये करने के बाद विद रेफरेंस टू AS4 स्टेट वेदर द अबव मेंशन इवेंट विल बी ट्रीटेड एट कंटिजेंसी, एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। पहला पॉइंट, A suit against the company advertisement was filed by a party on 20th April claiming a demand of 25 लाख। ठीक है जी, एक कोर्ट केस फाइल किया किसी पार्टी ने 20 अप्रैल को, तो ये क्या बन जाएगा हमारा नॉन एडजस्टिंग इवेंट। उसके बाद द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी हैव बीन डिसाइडेड बाय मार्च 18 बट फाइनेंशियल रिसोर्स वर अरेंज्ड इन अप्रैल 18, अमाउंट इन्वेस्टेड वाज 50 लाख। वो कह रहा है कि सर सारी बातें मार्च में तय हो गई थी एक्विजिशन की, लेकिन पेमेंट एक्चुअली में कब हुई है, इन्वेस्टमेंट कब हुई एक्चुअली में, वो ये अप्रैल में, तो ये हमारा एडजस्टिंग इवेंट बनेगा क्योंकि सर पहले से कंडीशन प्रेजेंट थी। थेफ्ट ऑफ कैश ऑफ 5 लाख बाय द कैशियर ऑन 31 मार्च 18 बट डिटेक्टेड ऑन 16 जुलाई। 16 जुलाई ध्यान रखना, 15 जुलाई को अप्रूव हुए, तो ये तो इवेंट ही नहीं है, ये तो इवेंट ही नहीं है। नॉन एडजस्टिंग है तो डायरेक्टर रिपोर्ट में जाओ, एडजस्टिंग है तो सर अकाउंट्स एडजस्ट करो, और इवेंट ही नहीं है तो ऑप्शन है आपका डायरेक्टर रिपोर्ट में देना है तो दे दो, नहीं तो छोड़ दो। कंपनी सेंड प्रपोजल टू सेल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ 40 लाख ऑन इन मार्च 2018, द बुक वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 30 लाख ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, वो कह रहे 30 लाख की प्रॉपर्टी 40 लाख में बिकेगी, उसका प्रपोजल भेज दिया था कंपनी ने। हाउ एवर डीड की रजिस्ट्री कब हुई है, 15 अप्रैल को, तो क्या कंडीशन प्रेजेंट थी? यस सर, जब प्रपोजल भेज रखा है तो कंडीशन प्रेजेंट थी ना, तो इस प्रॉफिट को कंपनी को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। एडजस्टिंग इवेंट हो गई। और लास्ट इज अ मेजर फायर हैज डैमेज द फैक्ट्री ऑन 5 अप्रैल। भाई आग की कोई कंडीशन नहीं होती है, तो ये क्या होगा आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में से बता दो। ठीक है जी, आई होप ये क्वेश्चन आप कर लोगे। क्लियर? तो एक बार रीड कर लेना आंसर्स को सारे। क्लियर? चलो फिर, तो इसी के साथ हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कंप्लीट होता है। हाँ जी, तो दिस इज योर AS4 एन इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। इंटरेस्टिंग तो था ही, आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिली। क्वेश्चंस इसके अच्छे खासे हैं हमारे पास, तो जरूर आप आंसर्स को रीड करना। अब मैं आपको इमीडिएटली नेक्स्ट वीडियो में आपको AS29 करा दूंगा। वो इससे छोटा है, वो तो लगभग हमारे 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा। तो वो साथ साथ जब भी पढ़ोगे ना, तो AS4 और 29 साथ साथ पढ़ना, एक ही स्टेज में पढ़ना, गैप मत देना। ठीक है, तो इमीडिएटली अब मैं आपको AS29 कराऊंगा। क्लियर है जी? चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।